हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हम जो सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम एमपी के सेट एग्जामिनेशन या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को टारगेट कर रहे हैं फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट। आप सभी को पता है दोनों का सिलेबस सेम होता है। दोनों के सिलेबस में ही 10 यूनिट्स पूछी जाती है और एक एक करके हम सभी यूनिट्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि पीवाईक्यूज पढ़कर हमें समझ आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के कंसेप्ट हमसे पूछे गए थे एक इंडिविजुअल यूनिट के अंदर, है ना। साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ये समझने के लिए कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब यहाँ पर हमारे दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस कॉमन है, इसीलिए हम कॉमनली दोनों सेशन में मतलब हर एक सेशन में दोनों एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मिक्स करके सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम बिजनेस फाइनेंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर किया था, फिर हमने इनकम टैक्स भी पढ़ा है, हमने बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम भी करा है। तो ये सारे के सारे हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं और आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करें। ठीक है, सो देखिए एमपी सेट में जब हम बात कर रहे हैं एमपी सेट एग्जामिनेशन में, तो इस यूनिट से एमपी सेट में अराउंड 12 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। एमपी सेट में 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं बोलूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल हमारा बनता है 21 क्वेश्चंस का। एक ही सेशन में हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस जो सेशंस थे, जैसे कि हमने बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम का सेशन किया था, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेशन किया था, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा थे, जिस वजह से हमने उनको 2 पार्ट्स में कवर किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ 21 है और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और इनके कंसेप्ट्स को सीखने में, तो हम यहाँ पर रिवीजन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक ही पार्ट में पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट कॉमर्स इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, यूपीपीसीएल, यूकेपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। हमारे ऐप का नाम है अफेयर्स विद बिजनेस, जहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप हमारे साथ हमारे ऐप पर जुड़ते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जिस पर अनलिमिटेड व्यूज है। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे तो आपका टाइम बचेगा, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इन लेक्चर्स के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अनलिमिटेड व्यूज है, व्यूज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने बार चाहे उतने बार आप क्लासेस को देख सकते हैं। ये क्लासेस हमारे क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको देते हैं, जो कि सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है। और सिर्फ समझने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना तो बहुत जरूरी है, ताकि आप एमसीक्यूज के थ्रू अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सके। तो हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी देंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स देंगे, जो पीडीएफ्स आपको दी जाएंगी उन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। और इसका इतना अच्छा एडवांटेज है ना कि आप इसे दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी। हम दोनों लैंग्वेज में अपने पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसे भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स को आप भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स इन सभी चीजों का फायदा ले रहे हैं हमारे ऐप से जुड़कर।
तो आप भी इन सारी चीजों का फायदा उठाइए। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कोर्सेज का लिंक भी दिया है, आपको वहां से ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करनी है। सो अगर आप अपने एग्जामिनेशन में अपनी सीट को पक्का करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ही आपको पड़ेगा। अफेयर्स विद बिजनेस हमारे ऐप का नाम है, जहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये था छोटा सा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोर्स, और अब हम एक एक करके फाइनेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्लासेस में हमने ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाई हुई है। जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस बहुत अच्छे से क्लासेस में कवर हो रखा है। आज तो हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और जो भी हमसे कंसेप्ट पूछा रहेगा उस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा स्टडी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइप ऑफ लीज रिक्वायरिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंसर एंड द लेसर इज नोन एज। देखो आपने लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए, इस पर्सन को अपने बिजनेस में काम करने के लिए एक मशीनरी की जरूरत है, और अभी ये इस स्टेज पे नहीं है कि मशीनरी को क्या कर सके, खरीद सके। तो ये क्या करेगा, ये मशीनरी को रेंट पर लेगा। मशीनरी को क्या करेगा, रेंट पर लेगा। ठीक है, रेंट पर लेगा किससे, मिस्टर बी से, क्योंकि इनके पास मशीनरी है। तो मिस्टर बी इस मशीनरी के ओनर हैं और मिस्टर ए इसका एक तरह से टीनेंट हो गया है ना, किराएदार हो गया, हायर पे इसने ली है। बी जो है ये हो जाएंगे हमारे लेसर और मिस्टर ए हो जाएंगे हमारे लेसी। क्या हो जाएंगे, लेसी। लेसी। यहां पर एक एग्रीमेंट सेट किया जाता है जिसे हम कहते हैं लीज एग्रीमेंट, जहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को रेंट पे करेगा इस मशीनरी के लिए, और मिस्टर बी ओनर है तो उसे हम कहेंगे लेसर, और मिस्टर ए ने रेंट पर मशीनरी को लिया है तो ये हो जाते हैं हमारे लेसी। तो इस एग्रीमेंट को कहा जाता है लीज फाइनेंसिंग। अब ये लीज फाइनेंसिंग ना अलग टाइप्स की होती है। जैसे आपके पास आती है फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज होती है जहां पर लेसर का जो भी रिस्क होता है, यानी कि ओनर का जो भी रिस्क होता है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाता है। ऑपरेटिंग लीज में जो रिस्क होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, लेसर लेसी को रिस्क ट्रांसफर नहीं करता। सेल एंड लीज बैक और डायरेक्ट लीज करें तो सेल एंड लीज बैक में क्या होता है, आप अपने एसेट को पहले तो किसी पर्सन को बेच देते हो, देन आप उसे फिर से लीज फाइनेंसिंग पे रेंट पर ले लेते हो। डायरेक्ट लीज का मतलब होता है सिंपल लीज, जहां पर आपने क्या करा हुआ है, एक एसेट जो किसी और का है उसे एज अ लेसी आपने एक्वायर किया हुआ है ना, और आप उसको यूज कर रहे हैं, जिसे आप ट्राइपर्टाइट लीज भी, ट्राइपर्टाइटल लीज भी कहते हैं। फिर ऐसी आती है आपकी सिंगल इन्वेस्टर लीज, लेवरेज लीज, डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। अब देखो जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या है, जहां पर रिस्क ट्रांसफर होता है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है, जहां पर रिस्क ट्रांसफर नहीं होता। सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या है, अपने एसेट को बेच दिया देन वापस से उसे लीज पर ले लिया, है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि ऐसी टाइप ऑफ लीज बताओ जिसमें आपको ऐसा एग्रीमेंट सेट करना है जो कि एक फाइनेंसर और लेसर के बीच में। देखो अगर ये कहता कि लेसी एंड लेसर के बीच में एक एग्रीमेंट है तो हम तो कह देते कि अरे ये तो सिंपल फाइनेंशियल ये तो हमारी सिंपल लीज फाइनेंसिंग का कंसेप्ट है। बट ये हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसा एग्रीमेंट जहां पे फाइनेंशियल और लेसर के बीच में रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल और लेसर के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है लेवरेज लीज। क्या होती है लेवरेज लीज, लेवरेज लीज
लीज एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर आप क्या करते हैं, अपने एसेट को फाइनेंस करने के लिए थर्ड पार्टी का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका लेसर, एक हो गया लेसी, और एक हो गया थर्ड पार्टी। तो यहां पर जो लैंडिंग कंपनी है वो क्या करेगी, वो उस एसेट का टाइटल अपने पास होल्ड करेगी। ठीक है, लेसर इस एग्रीमेंट को क्रिएट करेगा और पेमेंट को कलेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर अपना रिस्क बचाने के लिए, एसेट में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, मेरा एसेट मुझसे छिन ना जाए, इसे बचाने के लिए थर्ड पार्टी को क्या करता है, उसकी ओनरशिप दे देता है। बट यूज कौन कर रहा है इसको, लेसी। तो जहां पे थर्ड पार्टी आ जाता है उसे कहा जाता है क्या, लेवरेज्ड लीज। और यही हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि थर्ड पार्टी जिसे हम कहेंगे फाइनेंशियल और लेसर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो एग्रीमेंट बनता है, वो किस लीज के टाइप में पूछा जाता है। तो ये आती है आपकी लेवरेज्ड लीज। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो यहां पर आपका जो पहला आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following may be defined as relative change in profit due to change in rate? मतलब प्रॉफिट में चेंज आया ड्यू टू रेट। ठीक है, या फिर मैं कहूं वॉल्यूम। तो देखो नाम से पता चल रहा है पीवी रेशियो है ये हमारा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका आंसर तो हमें समझ आ गया पीवी रेशियो, बट हमें बाकी कंसेप्ट भी पढ़ने, दैट इज लेवरेज एंड बीपी। लेवरेज का मतलब होता है जब कोई को यूज करती है अपने बिजनेस फर्म में ट्रांजेक्शन्स या फिर काम को आसान करने के लिए, तो उसे कहा जाता है लेवरेज। 3 तरीके की लेवरेज हम पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड एक्सपेंस का हेल्प लेता है, फाइनेंशियल लेवरेज डेट का हेल्प लेता है, और अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो उसे कहा जाता है कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आप पढ़ेंगे खुद से, छोटा सा होमवर्क है ना। यहां पर मैं बात करती हूँ, जब आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आपको चेंज देखना है, मतलब सपोज आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2 साल का सेल्स दिया है, तो आप इसे निकालते हैं चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आप बात करें फाइनेंशियल लेवरेज की, तो यहाँ पे आता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, कंबाइंड लेवरेज में दोनों चीज को मिला दिया जाता है, यानी कि ये बन जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो कैंसिल हो गया ईबीआईटी, तो बचा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, मल्टीप्लाई हो जाता है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज निकलता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, या फिर प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, मतलब प्रॉफिट में जो चेंज आया और सेल्स में जो चेंज आया। आपका जो पीवी रेशियो होता है वो अगर आप 100% में से अपना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग बचता है वो भी आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बनता है। ठीक है, एक और चीज दी हुई यहाँ पर आपका बीईपी पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कोई नुकसान नहीं है और कोई फायदा नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन जब आता है तो उसे हम कहते हैं बीईपी। फुल फॉर्म फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स। ठीक है, और पर यूनिट में पढ़ना चाहते हैं तो लिखेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर आप लिखेंगे सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप सभी ने ऐसे पढ़ा होगा ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, इस तरह से पढ़ा होगा ना चीजें, तो वही सब है। वहीं से ही हमने इसके अलग अलग कंसेप्ट्स को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आंसर तो हमें अपना मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने लेवरेज भी सीख लिया, बीईपी भी पढ़ लिया और पीवी रेशियो को भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा बाजार का कार्य नहीं है? देखो 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका हेजिंग फंक्शन, जो आपको रिस्क को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है। एक होता है क्रेडिट फंक्शन, मतलब आप किसी को कितना पैसा दे रहे हैं। और एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, कि करेंसीज को कैसे ट्रांसफर, कैसे एक्सचेंज किया जा रहा है। ये 3 फंक्शंस आते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, है ना।
तो यहाँ पर हेजिंग भी है, क्रेडिट फंक्शन भी है और ट्रांसफर फंक्शन भी है, बट स्टेबलाइजेशन फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन, हेजिंग फंक्शन और क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज एडवोकेटेड बाय। वित्तीय उत्तोलन में सभी डिग्री के लिए समग्र पूंजीकरण दर और ऋण की लागत स्थिर रहती है। देखो, आपने टेक्निक्स पढ़ी है, ठीक है, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ी है। कैपिटल स्ट्रक्चर की एक होती है रेलेवेंस थ्योरी, एक होती है इररेलेवेंट थ्योरी। रेलेवेंट थ्योरी में आती है नेट इनकम अप्रोच, जो की दी थी डेविड धुरन ने, ठीक है। फिर आती है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी डेविड धुरन ने दी थी। मोदी मिलर अप्रोच आती है। फिर आती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की दूसरी थ्योरी, जिसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी, और फिर आती है आपकी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखो, जब नेट इनकम अप्रोच पढ़ते हैं तो ये कहता है कि अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है तो अपना वैक कम करना होगा और डेट को बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका ट्रेडिशनल अप्रोच की, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि हम इक्विटी और डेट का बैलेंस बना सके, जो कि हमारे फर्म की वैल्यू को बढ़ाए। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड करता है उसकी ऑपरेटिंग इनकम पर, ठीक है। यहां पर अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है तो आपको वैक कांस्टेंट रखना होगा, साथ ही साथ आपका डेट भी यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर आती है आपकी एमएम अप्रोच, जो कि बहुत इररेलेवेंट है। ट्रेड ऑफ थ्योरी आती है, जो कि क्या कहती है, अगेन ट्रेड ऑफ थ्योरी हमारी क्या कहती है कि डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है अगर हम उसके कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज कर पाए। अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर पाए तो हम ट्रेड ऑफ थ्योरी कर सकते हैं। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कहती है कि हमें हायरार्की फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम इंटरनल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, देन हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, देन हम डेट लेंगे, देन हम इक्विटी लेंगे। इस हायरार्की में क्या करते हैं, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी होती है, जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, ये डिसीजन लिया जाता है इन थ्योरीज के बेस पर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि वैक और आपका कॉस्ट ऑफ डेट, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए ऑल डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ये कौन सी अप्रोच कहती है, ये है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो ये देखो, वैक और डेट आपका कांस्टेंट है ना। तो ये है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आपने पढ़ा होगा CAPM मॉडल। पीएम मॉडल यानी कि आपको पता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा अपॉन मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये होता है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। ये कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कितना परसेंट ऐसा हमारे पास अमाउंट रहेगा जिसपे कोई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो लिख दो यहाँ पे 9 प्लस बीटा। बीटा एक कॉफिशिएंट की तरह यूज होता है, जो कि लिखा है 1.40, तो लिख दो 1.40। फिर लिखा है RM। RM का क्या मतलब होता है कि मार्केट में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे हमें इतना रिटर्न मिलेगा। तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 16%। और अगेन हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 9। तो सॉल्व करेंगे, ऐसे ही होगा 9 प्लस 1.40 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 प्लस 28, 77, 8, 9, 9.80 है ना।
इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 18.80 यानी कि 18.8%। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन 18.8%। तो ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सीपीएम का फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत इजी भी है। कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इसकी स्लाइड ऐड करी है यहाँ पर, ये वाली, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, मैच द फॉलोइंग थ्योरीज विद रेफरेंस टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो भाई ये तो बहुत आसान है, अभी हमने तीनों की तीनों थ्योरीज पढ़ी। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती है, ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसमें हम डेट और इक्विटी का बैलेंस बनाकर अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है आपकी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि डेट इक्विटी का हमें ऐसा मिश्रण बनाना है जिसमें हमारा जो कॉस्ट एनालिसिस है, बेनिफिट एनालिसिस है, उसकी हेल्प से हम डेट और इक्विटी के पोर्शन में, इक्वल पोर्शन में या फिर जो भी रिक्वायर्ड पोर्शन है उसमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बना सके। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहता है, ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबल फर्म दैट हैज स्टेबल टेंजिबल एसेट्स वुड बी हायर देन द ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अनप्रॉफिटेबल फर्म। पैकिंग ऑफ थ्योरी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज यूज करती हैं जो कि हायरार्की को फॉलो करती हैं कि हमें कैसे अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो यहां पर हम इसे कह सकते हैं ए का आंसर आ गया 2, बी का 3 और सी का 1। 2 3 1, तो कहां पे 2 3 1, ये बी है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही चीज हिंदी में दी गई है यहाँ पर, है ना, प्लीज आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिएगा और सेम चीज हिंदी में भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्स ऑफ फंड्स। देखो जब हम फंड्स की बात करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आएगा, पैसा जब आएगा क्या होगा। देखो दो चीजें होती है, सोर्स ऑफ फंड में आता है आपका, अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है और आपका करंट एसेट कम हो रहा है, दैट इज योर सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, मतलब पैसा लाने के लिए आपने क्या किया, लोन ले लिया, लोन ले लिया और आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जब लोन ले लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, लोन की अमाउंट पे करते रहेंगे, तो आपका करंट एसेट कम हो जाएगा क्योंकि पैसा जाएगा। दूसरी तरफ आती है यूज ऑफ फंड्स, फंड्स का इस्तेमाल होना, पैसा ले आए, खर्च क्या कर रहे हैं, तो जब खर्च करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटी कम होती है और आपकी करंट एसेट्स बढ़ती है। ठीक है, मतलब अब आप लोन पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम होती जा रही है और आपकी करंट एसेट्स बढ़ती जा रही है। आपके व्यापार में जिस पर्पज से आपने लोन लिया था वो अब आपको उतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो करंट एसेट बढ़ गई, करंट लायबिलिटी कम हो गई, है ना। तो यही पूछा है सोर्स ऑफ फंड कैसे होगा भाई, करंट लायबिलिटी बढ़ाकर, करंट एसेट कम करके। तो देखो करंट एसेट कम करके और करंट लायबिलिटी को बढ़ा के, तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। और यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने इसी तरीके से दिए हैं, कोई कॉम्बिनेशन बना के नहीं दिया, वरना मैं आपको बता देती। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बी एंड सी और इस चीज को अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ। रेट ऑफ डिविडेंड, देखो प्रेफरेंस शेयर में आपको पता है दो तरीके के शेयर्स आते हैं, शेयर में हम पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को घर का जमाई की तरह ट्रीट किया जाता है, इसको बहुत फायदे होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो यही हमसे पूछ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स करते हैं, तो वो हम कब फिक्स करते हैं, ये डिसीजन हम कब लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप शेयर्स को इशू करेंगे तभी आप इस डिसीजन को लेंगे कि जब आप इसका डिविडेंड देंगे तो कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड आप लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये कब डिसाइड होगा बच्चों, ये इशू के टाइम पे डिसाइड होगा। रिडीमेबल के टाइम पे नहीं, कि जब आप रीपे कर रहे हैं तब नहीं, पेमेंट के टाइम पर नहीं, कंपनी के डिसोल्यूशन के टाइम पर भी नहीं, भाई शुरू में ही होगा जब आपने शेयर्स को इशू किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डेफिनेशन है यहाँ पे डिबेंचर्स की, ठीक है, सॉरी, शेयर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर एक तरीके की लोन होता है ना, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करता है।
तो यहाँ पर आप डेट लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और जिन लोगों से कर्जा लेते हैं वो हमारे बन जाते हैं डेट होल्डर। ठीक है, क्या फीचर है इसके भाई? कॉमन सील होती है, ये बोरोड फंड है, एक सेकेंड सॉरी, बोरोड फंड है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, कुछ टाइम बाद वापस करना होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, आप इसकी इनकम को, इसके एसेट को क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके पास अपना पावर ऑफ कंट्रोल होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पर आप ट्रस्टी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं आपके डिबेंचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करंट रेशियो दिया है आपको 2.5 और लिक्विड रेशियो दिया है 1.5, वर्किंग कैपिटल है 1,20,000 और पूछा है करंट एसेट कितना है। देखो, सबसे पहले करंट रेशियो दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितना है? 2.5। करंट एसेट्स कितने हैं? मैम नहीं पता। करंट लायबिलिटी कितनी है? मैम नहीं पता। चलो ठीक है, यहां पर से पर मैं एक बात लिख सकती हूँ कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 2.5 टाइम्स है। ठीक है, अब दूसरी चीज, क्या मुझे पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी? यस मैम, यू आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मुझे दे रखी है 1,20,000। करंट एसेट्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, मेरे पास इक्वेशन है तो मैं इसको यहां पुट कर देती हूँ 2.5 CL माइनस CL। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1.5 CL। तो क्या मैं यहां से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल सकती हूँ? 1,20,000 अपॉन 1.5, पॉइंट को हटा दिया तो एक जीरो और लग जाएगा, तो 15 8 मुझे पता है कितना होता है 120। तो कितना आ गया? ये 80,000 मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। ओ सॉरी, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे 2.5 CL इंटू 80,000। करंट एसेट निकल के आ जाएगा मेरा कितना? 40 16 20, कितना आ जाएगा ये? 2,00,000। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था अपना, किसका? करंट रेशियो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या? कुछ नहीं, डिबेंचर होल्डर अब शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो ये आपका कोई मतलब इनमें से देखो, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, सिंपली आपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एज पर द मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल फंक्शन द फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन। वित्त कार्य के लिए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं भाई? 3 तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, IFD। सबसे पहले तो आप ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा। आप फाइनेंस के सोर्सेस को ढूंढते हैं कि भाई कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम फाइनेंस को इकट्ठा करेंगे, फिर उस पैसे कहां कहां खर्च करेंगे, है ना। अब जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं उन लोगों को रिटर्न भी तो देना है, तो डिविडेंड इस वाले डिसीजन के अंदर आएगा। तो 3 डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आप निकालते हैं, है ना, तो ये किस बेसिस पे निकलती है कि भाई आपने कितना इंटरेस्ट पे करना है, इसी की बेस पर तो आप देखेंगे कि आपकी कॉस्ट क्या है। जब आप किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में या फिर जब किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होती है। जैसे अगर हम शेयर्स की बात करें तो उसकी कॉस्ट क्या है? डिविडेंड। अगर डिबेंचर की बात करें तो उसकी कॉस्ट क्या है? आपकी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को किसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, तो इसे एनुअल इंटरेस्ट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपके 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फ्रॉम MP सेट। ठीक है, MP सेट के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और उनके आंसर्स यहां पर मेंशन है। अब हम करेंगे MPPSC
असिस्टेंट प्रोफेसर के रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस। तो बस 9 क्वेश्चंस बचे हैं और उसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं अब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये सेशन, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, फायदेमंद लग भी रही है या बस ऐसे ही मजे मजे में चल रहा है सब कुछ। हाँ, और लाइक जरूर कर देना सेशन को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और ऐसे ही फायदेमंद लेक्चर्स लेकर आते रहें। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो कि है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स? निम्नलिखित में से कौन सा डेरिवेटिव का एक उदाहरण नहीं है? देखो यहां पर उदाहरण क्या है ये समझने से पहले आपको डेरिवेटिव समझना होगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है जब आप अपनी फाइनेंशियल वैल्यू को किसी एसेट के बेस पर लेते हैं तो उसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स। जैसे आप स्टॉक लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है आपके डेरिवेटिव्स के। देखो, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी with a value that is reliant upon or derived from an underlying asset or group of asset। एक पर्टिकुलर एसेट के आधार पर जब आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ती है या वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। इसमें आता है आपका फ्यूचर्स डेरिवेटिव, फॉरवर्ड्स डेरिवेटिव, ऑप्शंस डेरिवेटिव एंड स्वैप डेरिवेटिव। फ्यूचर्स में क्या होता है, जहां पर आप फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर में इस डेट पर क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। फॉरवर्ड में क्या, फॉरवर्ड में भी हम फ्यूचर की ही बात करते हैं, बट यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो टर्म्स होते हैं ये पहले से डिटरमाइंड होते हैं, प्री डिटरमाइंड। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन हमें यहाँ पर राइट तो देता है कि हम सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता कि अपनी मर्जी से हम अगर एक्सपायर हो गया एग्रीमेंट तो उसको जाकर बेच दे, नहीं, आपको दोनों पार्टीज को आपस में डिस्कशन करके ही कोई डिसीजन यहाँ पर लेना होगा। फिर स्वैप्स आते हैं जहां पर आप इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए यानी कि उसका रिस्क कम करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज स्वैप। तो ये 4 इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस, फ्यूचर, स्वैप्स, डीमैट अकाउंट इसका एग्जाम्पल नहीं है। डीमैट हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। डीमैट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप जब आपको सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे कहा जाता है डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हम बैंक पे जाते हैं पैसे डालने के लिए, पैसे निकालने के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, है ना। तो अगर आप सिक्योरिटीज का खरीदना और बेचने का व्यापार कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है आपका डीमटेरियलाइजेशन या फिर डीमैट अकाउंट। ओके, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी? एक डिविडेंड पॉलिसी का इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या लाभांश नीति का निर्धारक नहीं है? देखो, जब डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमें डिविडेंड देना है या नहीं, पहले तो यही फैसला लिया जाता है। अच्छा, देना है, कितना देना है ना, ये सारे के सारे डिसीजन डिविडेंड पॉलिसी के अंदर लिए जाते हैं। इसमें भी एमएम अप्रोच आती है जो कहती है क्या जरूरत है तो किसी को डिविडेंड नहीं देना, छोड़ो, अपने पास रखो, रिटेन करके रखो, पैसा आगे बिजनेस में ही लगाएंगे, है ना। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक डिटर्मिनेंट नहीं बनती डिविडेंड पॉलिसी को सिलेक्ट करते टाइम? तो देखो, यहाँ पर लीगल प्रोविजंस की जरूरत होती है, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है, रिटेंशन पॉलिसी की जरूरत होती है, कितना पैसा हम सेव करने वाले हैं, बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट पड़ता है कि भाई कौन सा टाइम चल रहा है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, बूम है, क्या पीरियड चल रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इससे डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब? शेयर होल्डर कितना अमीर है, कितना गरीब है, ये देखकर ही मैं क्या करूंगी, उनके डिविडेंड को दूंगी। अगर इसके पहले से बहुत पैसे है तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, लेकिन गरीब है, पैसे कम है, जरूरत है, अच्छा ठीक है डिविडेंड ना ले जाओ, ऐसा नहीं होगा, है ना।
तो ये कोई भी डिटर्मिनेंट नहीं है डिविडेंड पॉलिसी में डिसीजन लेने का। तो आपको आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने यहाँ पे कुछ अटैच किए हैं इसके साथ फाइल, जैसे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है ये मैटर करता है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पोरेशन कितने टाइम से चल रहा है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कितने हद तक आप कर सकते हैं, शेयर होल्डर क्या उम्मीदें लगा के बैठा है, क्या लेवरेज टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में क्या आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहेगी, बिजनेस साइकिल क्या चल रही है, ट्रेंड्स क्या है प्रॉफिट में, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, लीगल रूल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, इन्फ्लेशन, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिक्विडिटी और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग फर्स्ट यूज्ड इन 1962 इन द कंट्री। कौन सी कंट्री में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था? USA। इसका आंसर ए है, मैंने बता दिया। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है जब आप कोई बजट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। लिख देती हूं मैं, प्रिपरेशन ऑफ बजट फ्रॉम स्क्रैच। जीरो से जब आप स्टार्ट करते हैं किसी बजट को बनाना, उसे कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। नाम से पता चल रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग, है ना। मैंने फिर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड किया है आप लोगों के लिए। ZBB in management accounting involves preparing the budget from the scratch with zero base। जीरो बेस लेकर जब आप अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं तो इसे कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या स्टेप्स है इसके, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अपना टास्क कि भाई किस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं बजटिंग करना चाहती हूँ। फिर आप देखेंगे फाइंडिंग वेज एंड मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क। क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने टास्क को अचीव करने में सफलता पा सकते हैं। फिर आप इन सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा मेरे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मेरे को ज्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बजटेड नंबर्स और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप है इसके। अब इसके कुछ फायदे हैं। एक्यूरेट मेथड है, एफिशिएंसी बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन होता है, बजट इन्फ्लेशन है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उसे रिड्यूस करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है और एक्सपर्टीज की यहाँ पर कमी होती है। तो ये है आपके जीरो बेस बजटिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और ये मेथड सबसे पहले 1962 के अंदर USA में लाया गया था, वहां सबसे पहले इस मेथड को यूज किया गया था। ठीक है, तो ये बजटिंग टेक्निक्स और बजटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, IRR टेक्निक इज यूज फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये किसकी टेक्निक्स है बच्चों? ये कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है। देखो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक में आप ये देखते हैं कि आपने जो पैसा इकट्ठा किया है उसे आप कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें आपकी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आती है, कुछ आती है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। यानी कि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है और कुछ नहीं करती। जैसे ट्रेडिशनल नहीं करती, मॉडर्न करती है। ट्रेडिशनल में आता है आपका पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। मॉडर्न में आता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जैसे हम बात करते हैं पे बैक पीरियड, तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर मैं कहीं रुपए लगा रही हूं तो ये 1 लाख रुपए मुझे कितने साल में वापस मिल जाएंगे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक पीरियड ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप टाइम वैल्यू यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को कंसिडर करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर 1 लाख रुपए मैंने लगाए, ठीक है, तो इसकी फ्यूचर में मुझे कितनी वैल्यू जनरेट होगी और उस वैल्यू की आज के डेट में क्या वैल्यू बनेगी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसमें आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि आपको किसी इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट डिराइव होगा। इंटरनल ट्रेड, ठीक है, कि आपने जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप कंपेयर करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो से। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि आपने पर यूनिट कितना अर्न किया है। ठीक है, पर डॉलर कितना यहाँ पे अर्न किया है, तो ये आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व। फॉरेन करेंसी रिजर्व के मेन कंपोनेंट्स क्या है?
तो फॉरेन करेंसी जो रिजर्व होता है, यानी कि आप विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है ना, उसे आप कैसे, मतलब उसके क्या मेजर कंपोनेंट्स है। तो देखो फॉरेन करेंसी में आता है, फॉरेन की करेंसी और आपका जो आरबीआई के साथ गोल्ड इकट्ठा हुआ है, ये चीजें आती है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ना ही यहाँ पे कोई एसेट आएगा एक्सिम बैंक का, ना ही एसबीआई के साथ कोई डिपॉजिट आएगा, और ना ही कोई गोल्ड रिजर्व्स आएगा विद दी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई? एक एंटरप्रेन्योर का काम है इनोवेशन करना, नई चीजें लेके आना। एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि नवीनता, इनकी कुछ नया लेकर आना मार्केट में। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को ये टर्म ही इसलिए दिया गया है जो कि कुछ नई चीज मार्केट में लेकर आए। तो यहाँ पर ना उसका इंटेंशन फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ना ही कोई पैसा कमाना है, बस उसका जो मेन फंक्शन है वो है इनोवेशन करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई? एक तो है कि वेल्थ मैक्सिमाइज करो, शेयर होल्डर को खुश करो, और खुद का भी प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट भी बढ़ाओ और वेल्थ भी बढ़ाओ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, साथ ही साथ आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसके दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, बोथ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपको लाभ और धन दोनों में आपको मैक्सिमाइजेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू। देखो जब हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं ना बच्चों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो उसमें आती है आपकी करंट एसेट। जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं ना, तो उसमें आता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ो, एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी चाहिए, तो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी की बात तो छोड़ो। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट, यस, करंट एसेट्स का एक्सेस ज्यादा, मतलब करंट एसेट्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। तो हम कहेंगे कि हमारी वर्किंग कैपिटल है नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आप कह रहे हैं एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कहलाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर नेट निकालनी है तो भाई उसमें से आपको लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। ठीक है, now the last question for today's session, question number 9, the dividend payout ratio can be determined by dividing dividend per share by। लाभांश भुगतान अनुपात को लाभांश प्रति शेयर किसके द्वारा विभाजित करके निर्धारित किया जा सकता है? तो भाई बहुत आसान है, अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है तो डीपीएस अपॉन ईपीएस, बहुत इजी। डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, कितना आपने पर शेयर से कमाया उसका कितना हिस्सा आप एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, दैट इज योर डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है? डीपीएस अपॉन ईपीएस। ओके, सो इसी के साथ आपके एमपीपीएससी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी के थे और 12 क्वेश्चंस आपके एमपी सेट के थे। ठीक है, के मार्क कर रखे यहाँ पे 1 to 9 आंसर्स यहाँ पर मार्क्ड है, एंड यहाँ पर आपके एमपी सेट के क्वेश्चंस मार्क्ड है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और आज के सेशन में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी। हमने कई सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए। उन क्वेश्चन से अराउंड हमने 30 कंसेप्ट सीख लिए होंगे। 30 टर्म्स भी अगर आपने सीखे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अराउंड 50% चीजें तो आपने यहाँ पर अभी रिवाइज कर ली बिजनेस फाइनेंस की। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक सी चीजें थी। तो हर एक क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। देखो पहले क्वेश्चन में हमने लीज फाइनेंसिंग के बारे में सीखा, दूसरे क्वेश्चन में हमने लेवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, इन सभी के बारे में सीखा। उसके बाद हमने जो है हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, इसके बारे में सीखा। देन हमने हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज रिवाइज करी, हमने सीएपीएम मॉडल को सीखा। फिर उसके बाद जो है हमने डिबेंचर्स के बारे में सीखा, शेयर्स के बारे में सीखा। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ फंड में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सीखा। एक बार हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, डेरिवेटिव्स के बारे में सीखा, हमने डिविडेंड पॉलिसी के बारे में सीखा, हमने जीरो बेस बजटिंग के बारे में सीखा, और हमने कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स भी यहाँ पे रिवाइज करी। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने आज के सेशन में सीखे हैं,
एंड आई होप कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। तो अगर ये सेशन आप सभी को पसंद आया है और अगर इस सेशन ने आपके लिए कुछ भी बेनिफिट किया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है और जो भी चीजें आप यहाँ पर सीखे हैं उन्हें शेयर करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। इसके बाद हम जो है शायद अकाउंट्स के PYQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll see you in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye, students. Take care. Bye bye.